वजीर-ए-आजम ने कोचीन शिपयार्ड में पहले देसी तैयारा बरदार जहाज INS विक्रांत को कौम के नाम किया वक्फ। तकरीबन 20,000 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया विक्रांत जदीद तरीन खुसूसियात से है आरास्ता। वजीर-ए-आजम ने कहा, विक्रांत सिर्फ एक जंगी जहाज नहीं है बल्कि खुद आत्मनिर्भर भारत की आवाज है। वजीर-ए-आजम ने नए बहरिया के परचम की नकाब कुशाई भी की। वजीर-ए-आजम ने कहा, आज़ादी के अमृत महोत्सव का बेमिसाल अमृत है विक्रांत। कहा, INS विक्रांत ने मुल्क में एक नए एतमाद की फिजा कायम की है। PM ने कहा, विक्रांत देसी सलाहियत, देसी वसाइल और मुकामी महारत की है अलामत। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने मंगलुरु को 3,800 करोड़ रुपए की लागत वाले तरक्याती प्रोजेक्टों का दिया तोहफा। कोलाई की माहीगिरी की बंदरगाह के तरक्याती प्रोजेक्ट का संग बुनियाद भी रखा। कहा, गुज़श्ता 8 सालों में मुल्क भर में ढांचा जाती तरक्की को जिस तरह तरजीह दी गई है उसका कर्नाटक को बहुत ज्यादा हुआ है फायदा। कोयला स्मगलिंग मामले में तृणमूल कांग्रेस के कौमी जनरल सेक्रेटरी और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी को कोलकाता में ED के सामने होना होगा पेश। इससे कबल CBI ने अभिषेक बनर्जी से मार्च में अपने हेडक्वार्टर में तकरीबन 8 घंटे तक की थी पूछगछ। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कुमार सक्सेना से केजरीवाल हुकूमत पर किया जवाबी हमला। कहा, एक्साइज पॉलिसी में संगीन तनाज़ात का मसला उठाकर उन्होंने आइन और दिल्ली के अवाम के तई अपने फराइज को पूरा किया है। कहा, जांच की सिफारिश के बाद केजरीवाल हुकूमत ने एक्साइज पॉलिसी ली थी वापस। अफगानिस्तान के सूबा हेरात में खुदकुश धमाके में मशहूर आलमुद्दीन की मौत। गुजरगाहों की मस्जिद में जुमे की नमाज के दौरान हुआ धमाका, 18 नमाजी भी जाँ बहक। और साबिक गोलकीपर कल्याण चौबे ऑल इंडिया फुटबॉल एसोसिएशन AIFF के नए सदर मुंतखब। AIFF की 85 साल तारीख में पहली बार कोई साबिक खिलाड़ी हुआ है सदर मुंतखब। आज हुए इंतखाब में कल्याण चौबे ने 1 के मुकाबले में 33 वोटों से साबिक भारतीय फुटबॉल कप्तान बाईचुंग भूटिया को दी शिकस्त। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। आइए तफसील से अब खबरों में नजर डाल लेते हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज पहला तैयारा बरदार जहाज INS विक्रांत को कौम के नाम वक्फ किया। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म ने भारतीय बहरिया के नए परचम की नकाब कुशाई भी की। 9 आबादियाती दौर के परचम की जगह ये परचम भारतीय बहरिया की शानदार विरसे की अलामत है। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि आज हर भारतीय शहरी एक रोशन मुस्तकबिल का गवाह है और INS विक्रांत आलमी उफुक पर एक नए भारत के उरूज की अलामत है। INS विक्रांत पर हो रहा ये आयोजन विश्व क्षितिज पर भारत के बुलंद होते हौसलों की हुंकार है। विक्रांत विशाल है, विराट है, विहंगम है। विक्रांत विशिष्ट है, विक्रांत विशेष भी है। विक्रांत केवल एक युद्धपोत नहीं है, ये 21वीं सदी के भारत के परिश्रम, प्रतिभा, प्रभाव और प्रतिबद्धता का प्रमाण है। दिफाई शोबे में खुद इन्हिसारी की तरफ एक अहम कदम की समत वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क में तैयार किया गया पहला तैयारा बरदार बहरी जहाज INS विक्रांत मुल्क के नाम वक्फ किया। इस बेड़े को घरेलू सतह पर डिजाइन किया गया और इसे INS विक्रांत के नाम से तैयारा बरदार बहरी जहाज डेवलप किया गया है। विक्रांत को जदीद तरीन खुदकार खुसूसियात के साथ बनाया गया है और ये हिंदुस्तान की समुद्री तारीख में अब तक का सबसे बड़ा जहाज है। इसके कमीशन होने के साथ ही आज भारत दुनिया के उन ममालिक में शामिल हो गया है जो देसी तकनीक के साथ इतना बड़ा तैयारा बरदार बहरी जहाज तैयार करता है। ये स्वदेशी सामर्थ्य, स्वदेशी संसाधन और स्वदेशी कौशल का प्रतीक है।
इसके एयरबेस में जो स्टील लगी है वो स्टील भी स्वदेशी है। ये स्टील डीआरडीओ के वैज्ञानिकों ने विकसित किया, भारत की कंपनियों ने प्रोड्यूस किया। एक युद्धपोत से भी ज्यादा एक तैरता हुआ एयरफील्ड है, एक तैरता हुआ शहर है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने बहरिया के नए निशान की नकाब कुशाई की। ये निशान नौवादियाती माजी से मुस्तस्ना है और भारतीय समुद्री विरसे की वजाहत अलामत है। इसमें छत्रपति शिवाजी महाराज की बहादुरी को भी एजाज बख्शा गया है। आज से भारतीय नौसेना को एक नया ध्वज मिला है। अब तक भारतीय नौसेना के ध्वज पर गुलामी की पहचान बनी हुई थी, लेकिन अब आज से छत्रपति शिवाजी महाराज से प्रेरित नौसेना का नया ध्वज समंदर और आसमान में लहराएगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने बताया कि जब विक्रांत हमारी समुद्री हुदूद की हिफाजत के लिए उतरेगा तो बहरिया की कई फौजी खवातीन भी वहां तैनात होंगी। समुद्र की लामहदूद ताकत, बेपनाह खवातीन की ताकत के साथ विक्रांत नए भारत की मुनफरिद शनाख्त भी साबित होगा। उन्होंने कहा कि अब भारतीय बहरिया ने अपनी तमाम शाखें खवातीन के लिए खोलने का फैसला किया है। जो पाबंदियां थीं वो अब हटाई जा रही हैं। उन्होंने हिंद बहरुल काहिल खित्ते को मुल्क की अहम दिफाई तरजीह करार दिया। पिछले समय में इंडो पैसिफिक रीजन और इंडियन ओशन में सुरक्षा चिंताओं को लंबे समय तक नजरअंदाज किया जाता रहा, लेकिन आज ये क्षेत्र हमारे लिए देश की बड़ी रक्षा प्राथमिकता है। इसलिए हम नौसेना के लिए बजट बढ़ाने से लेकर उसकी क्षमता बढ़ाने तक हर दिशा में काम कर रहे हैं। इससे कबल पीएम मोदी को मुल्क में पहला तैयारशुदा तैयारा बरदार जहाज आईएनएस विक्रांत को मुल्क की खिदमत में वक्फ करने के लिए मुनाकिद प्रोग्राम में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज उर्दू खबरें। इस मौके पर वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि आईएनएस विक्रांत की कमीशनिंग इस बात के लिए गवाह है कि वजीर आजम मोदी की क़यादत में आत्मनिर्भर भारत की हमारी कोशिश भारत में रुनुमा होने वाली बड़ी तब्दीली का एक अहम हिस्सा है। आईएनएस विक्रांत की कमीशनिंग इस बात की पुष्टि है कि आत्मनिर्भर भारत का हमारा प्रयास कोई आइसोलेटेड पॉलिसी नहीं है। यह माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत में हो रहे विशाल ट्रांसफॉर्मेटिव चेंजेस का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस विशाल लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार ने हेल्थ, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन आदि समस्त क्षेत्रों में पाथ ब्रेकिंग चेंजेस किए हैं। डिफेंस सेक्टर की बात करें तो सरकार ने डिफेंस प्रोडक्शन पॉलिसी एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी में सुधार किए हैं। डिफेंस सेक्टर में एफडीआई की लिमिट को बढ़ाया है और डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलप करने जैसे महत्वपूर्ण प्रयास किए हैं। और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के जनूबी कन्नड़ जिले के मंगलुरु में कई तरक्याती मंसूबों का संग बुनियाद रखा और तकमील शुदा स्कीमों को कौम के नाम वक्फ किया। इस मौके पर वजीर आजम ने मंगलुरु में तकरीबन 3800 करोड़ रुपए की लागत वाले मशीनकारी और सनतकारी के मंसूबों का इफ्तिताह किया और संग बुनियाद रखा। वजीर आजम ने न्यू मंगलुरु पोर्ट अथॉरिटी के जरिए चलाए जा रहे कंटेनरों और दीगर माल मैनेजमेंट के मकसद से गोदी नंबर 14 की मैकेनाइजेशन के लिए 280 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत वाले प्रोजेक्ट का भी इफ्तिताह किया। इस मंसूबे का पहला मरहला कामयाबी से मुकम्मल हो चुका है। वजीर आजम ने तकरीबन 1000 करोड़ रुपए की लागत से बंदरगाह के जरिए चलाए जाने वाले 5 प्रोजेक्टों का संग बुनियाद भी रखा। इन मंसूबों से तारकोल और खुर्दनी तेल बरदार जहाजों के काम का वक्त कम हो जाएगा और फ्रेट चार्जेस कम होंगे। पीएम मोदी ने कोलाई की माहीगीर बंदरगाह की तरक्याती काम का भी संग बुनियाद रखा। इससे माहीगीरी और आलमी मंडी में बेहतर कीमत मिलने के इम्कानात बढ़ जाएंगे। नीस वजीर आजम ने मंगलुरु रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड के जरिए चलाए जाने वाले BS6 अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट और सी वाटर डिसैलिनेशन प्रोजेक्ट का भी इफ्तिताह किया।
BS6 अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट की मालियत तकरीबन 1830 करोड़ रुपए है। इस मौके पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये प्रोजेक्ट कर्नाटक में तिजारत, कारोबार और सनत को मजीद तकवीत देंगे और कारोबार करने में आसानी को मजीद तकवीत मिलेगी। इन प्रोजेक्ट से कर्नाटका में व्यापार, कारोबार को, उद्योग को और ताकत मिलेगी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बल मिलेगा। विशेष रूप से वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत विकसित किए जा रहे कर्नाटका के किसानों और मछुआरों के उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंचाना और आसान होगा। वजीर आजम ने कहा कि भारत माला प्रोजेक्ट सरहदी रियासतों के सड़कों के नेटवर्क को मजबूत कर रहा है और साहिली इलाकों को सागर माला प्रोजेक्ट के जरिए बिजली मिल रही है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि डबल इंजन वाली हुकूमत सीमावर्ती राज्यों के रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को सशक्त किया जा रहा है तो कोस्टल इंफ्रास्ट्रक्चर को सागर माला से शक्ति मिल रही है। भाइयों और बहनों, बीते वर्षों में देश ने पोर्ट लेड डेवलपमेंट को विकास का एक अहम मंत्र बनाया है। इन्हीं प्रयासों का परिणाम है कि सिर्फ 8 वर्ष में भारत के पोर्ट्स की कैपेसिटी लगभग 2 गुनी हो गई है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि डबल इंजन वाली हुकूमत मुल्क की उमंगों की तकमील के लिए दिन रात कोशां है। डबल इंजन की सरकार देश के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत कर रही है। देश की जनता की आकांक्षा हमारी सरकार के लिए जनता के आदेश की तरह है। देश के लोगों की आकांक्षा है कि भारत में वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर हो। आज देश के कोने कोने में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है। देश के लोगों की आकांक्षा है कि हमारे ज्यादा से ज्यादा शहर मेट्रो कनेक्टिविटी से जुड़े हो। हमारी सरकार का प्रयास है, उसी की वजह से पिछले 8 साल में मेट्रो से जुड़े शहरों की संख्या 4 गुना हो चुकी है। देश के लोगों की आकांक्षा है उन्हें आसानी से हवाई उड़ान की सुविधा मिले। उड़ान योजना के तहत अब तक 1 करोड़ से ज्यादा यात्री हवाई जहाज में सफर कर चुके हैं। देश के लोगों की आकांक्षा है कि भारत में क्लीन इकोनॉमी हो। आज डिजिटल पेमेंट ऐतिहासिक स्तर पर है। सुप्रीम कोर्ट ने आज मरकजी हुकूमत और लॉ कमीशन को आबादी कंट्रोल कानून बनाने की मांग के लिए दायर अर्जी पर नोटिस जारी किया है। अदालत इस मामले पर पहले से दायर दरख्वास्तों की एक साथ समाअत करेगी। स्वामी जितेंद्र आनंद सरस्वती की जानिब से दायर दरख्वास्त में कहा गया है कि बढ़ती हुई आबादी की वजह से हुकूमत सबको रोजगार, खुराक, मकान जैसी बुनियादी सहूलतें फराहम नहीं करा पा रही है। तृणमूल कांग्रेस के कौमी जनरल सेक्रेटरी और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी कोयला स्मगलिंग केस में सीजीओ में इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ईडी के सामने पेश हुए। मरकजी तहकीकाती एजेंसी ने डायमंड हार्बर के रुकन पार्लियामेंट अभिषेक बनर्जी से मार्च में अपने हेडक्वार्टर में तकरीबन 8 घंटे तक पूछताछ की थी। सुप्रीम कोर्ट ने मई में अभिषेक बनर्जी की अर्जी के बाद ईडी को हिदायत दी थी कि मरकजी एजेंसी एमपी और उनकी अहलिया रोजेरा से दिल्ली के बजाय कोलकाता में पूछताछ कर सकती है।
नाबालिग लड़कियों को जिनसी तौर पर हरासा करने के इल्जाम में गिरफ्तार किए गए शिवमूर्ति मरुग शरनारू को अस्पताल में दाखिल कराया गया है। शिवमूर्ति सीने में दर्द और सांस लेने में शिकायत की बाद कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले के एक अस्पताल में दाखिल उन्हें कराया गया है। शिवमूर्ति की गिरफ्तारी मैसूर और चित्रदुर्ग में एनजीओज के जबरदस्त एहतजाज के बाद अमल में आई है। शिवमूर्ति मरुग को मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें 14 दिन की अदालती हिरासत में भेज दिया गया। कर्नाटक की वजीर आला बसवराज बोम्मई ने इस मामले पर मंगलुरु में कहा कि हमें किसी इल्जाम का जवाब देने की जरूरत नहीं है। मैं पहले ही कह चुका हूं कि सब कुछ कानून के दायरे में होगा। अभी कुछ कहना गैर मुनासिब है। हमने पुलिस को खुली छूट दी है और वो अपना काम कर रही है। और दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कुमार सक्सेना ने कहा कि उन्होंने एक्साइज पॉलिसी में संगीन तनाज़ात का मसला उठाकर आइन और दिल्ली के अवाम के तई अपना फर्ज पूरा किया है। उन्होंने कहा कि बाद में वजीर आला अरविंद केजरीवाल की काबीना ने एक्साइज पॉलिसी को वापस ले लिया था। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि उन्होंने दिल्ली के सरकारी स्कूलों में कमरों की तामीर में बेज़ाब्तगियों पर चीफ विजिलेंस कमिश्नर की रिपोर्ट पर कार्रवाई करने में 2.5 साल की ताखीर का मामला भी उठाया। विनय कुमार सक्सेना ने कहा कि अरविंद केजरीवाल सरकारी फाइलों पर दस्तखत नहीं कर रहे हैं। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल एक बार फिर गलत बयानी पर तनाज़ात में घिर गए हैं। वजीर आला केजरीवाल ने दावा किया था कि उन्होंने दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के तहत भारत का पहला वर्चुअल स्कूल शुरू किया है, लेकिन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग पहले ही मुल्क में वर्चुअल स्कूल चला रहा है। इदारे के सदर सरोज शर्मा ने कहा कि NIOS ने 14 अगस्त 2021 को वर्चुअल स्कूल शुरू किया था। इसका आगाज वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने किया था। उन्होंने कहा कि मैं हैरान हूं कि दिल्ली हुकूमत 1 सितंबर को इसे कैसे शुरू कर रही है। उन्होंने कहा कि जहां तक मुल्क में पहले का ताल्लुक है, हमने इसे कौमी सतह पर शुरू किया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के इम्प्लीमेंटेशन में हम सभी बहुत तेज़ी से लगे हुए हैं और उसकी संस्तुतियों के अनुरूप जो ICT इन एजुकेशन की बात होती है कि हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों तक ICT के उपयोग के द्वारा पहुँचे, उसकी एक विशिष्ट उपलब्धि है ये है कि वर्चुअल स्कूल NIOS ने 14 अगस्त पिछले साल 14 अगस्त 2021 को लागू किया था और माननीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने इसको लॉन्च किया था। तो ये एक मेरे लिए भी आश्चर्य का विषय था जब कल मैंने पढ़ा कि इसको लॉन्च किया गया है दिल्ली सरकार के द्वारा। लेकिन देखिए, समग्र शिक्षा का समय है, एजुकेशन फॉर ऑल का समय है, इसमें सभी राज्यों को आगे आना चाहिए। सरोज शर्मा ने कहा कि NIOS के वर्चुअल स्कूल के 2 सेशन मुकम्मल हो चुके हैं और तीसरा सेशन चल रहा है। प्रथम बार देश में पहली बार वर्चुअल स्कूल के लॉन्च होने की बात की जा रही है, तो राष्ट्रीय स्तर पे हम इसको लागू कर चुके हैं और हमारे 2 सेशन पूरी तरीके से सफलतापूर्वक राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान ने इसको लागू किया है। हमारे बच्चे लाखों की संख्या में इसमें पास हुए हैं और जो तीसरा सेशन है वो हमारा चल रहा है। वर्चुअल स्कूल NIOS बहुत सक्सेसफुली लॉन्च हुआ है और इसको हम सक्सेसफुली अनुभवी तौर पे हम इसको लागू भी कर रहे हैं। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। नई दिल्ली में PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने एजुकेशन समिट 2022 का इनेकाद किया। कौमी तालीमी पॉलिसी पर मबनी इस कॉन्फ्रेंस में मुल्क के तमाम इदारों के माहिरीन तालीम ने तालीमी निज़ाम की बेहतरी के बारे में गौर व फिक्र किया। इस मौके पर साइंस और टेक्नोलॉजी के मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि तलबा की हमगीर तरक्की के लिए नई कौमी तालीमी पॉलिसी में कई अहम इस्लाहात की गई हैं। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के चेयरमैन M जगदीश कुमार ने कहा कि नई तालीमी पॉलिसी में नौजवानों को खुद इन्हसार बनाने के लिए कोशिशों में इजाफा करते हुए स्किल डेवलपमेंट को फ़रोग़ दिया गया है। नए निज़ाम में लचक को मद्देनज़र रखते हुए तालिबे इल्म को ये सहूलत दी गई है कि वो मुल्क में कहीं भी रहकर अपनी तालीम मुकम्मल कर सकता है। और आलमी मईशत पर दबाव के बावजूद बैरून मुल्क मार्केट में भारतीय खदमात की मांग बढ़ रही है। जुलाई में भारत के खदमात के शोबे की बरामदात में गुज़श्ता साल की इसी मुद्दत के मुकाबले में 20% का इजाफा हुआ। रिजर्व बैंक ने आदद-ओ-शुमार जारी करते हुए कहा है कि जुलाई में खदमात के शोबे की कुल बरामदात
23.26 अरब डॉलर तक पहुंच गई है। ये एक साल पहले जुलाई के मुकाबले में तकरीबन 20% ज्यादा है। ताहम जून में खदमात के शोबे की बरामदात जुलाई के मुकाबले में ज्यादा थी। भारत का कुल सर्विस एक्सपोर्ट 25.29 अरब डॉलर का रहा था। खदमात के शोबे का भारत की कुल बरामदात में तकरीबन 40% हिस्सा है। अप्रैल से जुलाई के दौरान भारत की कुल खदमात की बरामदात 94.75 अरब डॉलर रही। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने कहा है कि हुकूमत ने गुज़िश्ता 8 सालों में महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार योजना पर 5 लाख करोड़ रुपए खर्च किए हैं। इस पूरे खर्च का 20% साल 2020-21 में किया गया, जब कोरोना की वबा का कहर सबसे ज्यादा था। तेलंगाना के कामारेड्डी जिले में एक प्रोग्राम में वजीर खजाना ने कहा कि मरकज से इस स्कीम में तेलंगाना को 20,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। वजीर खजाना ने यह भी कहा कि अगर ऑडिट रिपोर्ट में ये बात सामने आती है कि फंड का सही इस्तेमाल नहीं हुआ तो हुकूमत इसके लिए सर्वे टीम भेजकर रिपोर्ट तलब कर रही है। वजीर खजाना ने कहा कि स्कीम के नफाज में बेजाब्तगियों की तहकीकात की जा रही हैं, जिसका ये मतलब नहीं कि स्कीम में कोई कटौती का कोई मंसूबा है। और गुजरात के अरावली जिले में एक दर्दनाक हादसा पेश आया है। अरावली जिले के अंबाजी की तरफ जा रहे लोगों को एक कार ने कुचल दिया है। हादसे में 6 अफराद हलाक और 7 जख्मी हुए हैं। जख्मियों को अस्पताल में दाखिल कराया गया है। अफगानिस्तान के शुमाल मशरक़ी सूबे हरात की एक मस्जिद में होने वाले धमाके में तालिबान के हामी मजहबी रहनुमा मौलवी मुजीबुर रहमान हलाक हो गए हैं। तालिबान हुकूमत की वजारत दाखिला ने वाक़े की तस्दीक की है। तुलु न्यूज़ ने हरात के गवर्नर के तर्जुमान हमीदुल्लाह मुतवक्किल के हवाले से बताया कि धमाके में अब तक 18 अफराद हलाक और 23 जख्मी हुए हैं। और बैनुल-अक़वामी जोहरी तवानाई एजेंसी के सरबराह राफेल ग्रोसी ने यूक्रेन में रूस के ज़ेर कब्जा ज़ापोरिजिया जोहरी प्लांट का दौरा किया। राफेल ग्रोसी ने कहा कि IAEA के माहिरीन प्लांट में मौजूद रहेंगे। राफेल ग्रोसी ने कहा कि उनके खदशात उस वक्त तक जारी रहेंगे जब तक कि ज़ापोरिजिया में सूरत हाल मुस्तहकम नहीं हो जाती। मुकामी बाशिंदों ने इलाके में गोलाबारी से होने वाले नुकसान के बारे में दस्तावेजात ग्रोसी के हवाले किए। रूसी और यूक्रेन ने एक दूसरे पर IAEA मिशन में रुकावट डालने का इल्जाम लगाया है। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने ज़ापोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट में बैनुल-अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी के माहिरीन की आमद की सताइश की है। ज़ेलेंस्की ने कहा है कि हम तवक्को करते हैं कि IAEA के माहिरीन हालात की बुनियाद पर प्लांट पर कोई नतीजा उख़्ज़ करेंगे। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगेई लारोव ने कहा कि रूस इस बात को यकीनी बनाने के लिए भरपूर कोशिशें कर रहा है कि प्लांट महफूज तरीके से काम कर सके और ये कि IAEA का मुआयनाकार अपने कामों को अंजाम दे सकें। यूक्रेन से 3,000 टन से जायद मकाले जाने वाला कार्गो जहाज इस्तांबुल में फंस गया है। इस वाक़े के बाद अबनाए तुर्क पर जहाज रानी रोक दी गई है। इस्तांबुल के गवर्नर के दफ्तर और एक शिपिंग फर्म ने कहा कि जहाज बाहिफाजत लंगर अंदाज हो गया है। हुक्काम का कहना है कि हादसे में कोई भी जख्मी नहीं हुआ है। अमरीकी रियासत मिसिसिपी में पानी का बहरान शदीद होता जा रहा है। हुक्काम ने लोगों में पानी की बोतलें तकसीम करने के लिए नेशनल गार्ड के 600 अहलकार तैनात किए हैं। मिसिसिपी नेशनल गार्ड के अफसर ने कहा कि हम रियासत के तमाम शहरियों की मदद के लिए तैयार हैं। वाज़ेह हो कि मिसिसिपी में सैलाब के बाइस वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स को नुकसान पहुंचाने की वजह से लोगों को पीने का साफ पानी नहीं मिल रहा है। वहीं अमरीकी सदर जो बाइडन के इंतजामिया ने कहा कि रियासत मिसिसिपी में पानी के बहरान से निपटने के लिए तमाम मुतबादिल पर गौर किया जा रहा है। व्हाइट हाउस के तर्जुमान ने कहा कि बाइडन इंतजामिया पीने के साफ पानी की फरहमी के लिए रियासती और मुकामी हुकूमती अहलकारों के साथ मिलकर काम जारी रखेगी। उधर अमेरिका ने चीन से मुतालबा किया है कि वो उइगुरों और दीगर नस्ली अक़लियतों के खिलाफ मज़ालिम फौरी तौर पर बंद करे।
व्हाइट हाउस के प्रेस सेक्रेटरी ने कहा कि अमेरिका ने अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक की सरबराह की रिपोर्ट का खैर मकदम किया है, जिसमें कहा गया है कि चीन के इलाके सिकियांग में अक़लियतों के साथ शदीद ज़्यादती की गई है। साथ ही अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटरेस ने भी कहा कि हमें उम्मीद है कि चीन रिपोर्ट में दी गई सिफारिशात को कबूल करेगा। और कल्याण चौबे ऑल इंडिया फुटबॉल एसोसिएशन के नए सदर मुंतखब हुए हैं। AIFF के इंतखाबात आज मुनक़िद हुए। भारत के साबिक़ फुटबॉल कप्तान बाईचुंग भूटिया इंतखाबात में AIFF के सदारती ओहदे के लिए मोहन बागान और मशरक़ी बंगाल के साबिक़ गोलकीपर कल्याण चौबे के खिलाफ थे। कल्याण चौबे ने ये इलेक्शन 1 के मुकाबले 33 वोटों के फ़र्क से जीता है। AIFF की 85 साल तारीख में पहली बार किसी साबिक़ खिलाड़ी को सदारती ओहदे पर मुंतखब किया गया है। 45 साल कल्याण चौबे को इस इलेक्शन में पहले ही पसंदीदा सदर समझा जा रहा था। ये इंतखाबात 1 दिसंबर 2020 में होने थे, जो मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर मुलतवी कर दिए गए थे। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मुदाखलत की। काबिल ज़िक्र है कि फीफा ने AIFF पर पाबंदी लगा दी थी। कोर्ट ने ये जिम्मेदारी दोबारा फेडरेशन को सौंपी, जिसके बाद पाबंदी हटा दी गई और अब इंतखाबात कराए गए। तो नाज़रीन, खबरनामे में फिलहाल इतना ही। इजाज़त दें। आदाब।